रूस यूक्रेन युद्ध का आज 27वां दिन है। मारियोपोल में सरेंडर से इनकार के बाद यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज हो गए हैं। धमाकों के बीच तमाम शहरों में आग और धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट के जरिए तबाही की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। खार्किव में रूस की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है। हमले का एक और दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। सुपरमार्केट में सामान खरीदने के लिए लोग राजधानी कीव पर कब्जे के लिए लगातार रूस की सेना आगे बढ़ रही है। बाहरी इलाकों के बाद अब रिहायशी इलाके में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। कीव की सड़कों पर युद्ध का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन में जगह जगह रूसी सेना को आम लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच खेरसन में प्रदर्शनकारियों पर रूसी सैनिकों की फायरिंग का वीडियो सामने आया है। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे रूसी सैनिकों का विरोध कर रहे थे। नारेबाजी के बीच रूसी सैनिकों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। बाइडेन के हालिया बयान से खफा रूस ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब। कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति की वजह से रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चेतावनी देते हुए कहा था, यदि चीन यूक्रेनी शहरों पर भीषण हमले कर रहे रूस को मदद मुहैया कराने का फैसला करता है तो बीजिंग को इसके नतीजे के लिए तैयार रहना होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के शॉपिंग सेंटर पर मिसाइल से हमला। जमींदोज हुआ पूरा मॉल। आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान। 6 लोगों की मौत, कई घायल। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। कीव शहर में 35 घंटे के लिए नए कर्फ्यू की घोषणा। सोमवार रात 8 बजे से बुधवार सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। बिना किसी विशेष पास के सड़कों पर देखे जाने पर माना जाएगा दुश्मन। यूक्रेनी शहर मारियोपोल, जपोरजिया और राजधानी कीव में भीषण लड़ाई जारी। युद्ध में अब तक मारे गए करीब 15,000 रूसी सैनिक। यूक्रेन की फौज ने रूस के 96 विमान, 230 टैंक और 947 वाहनों को भी नष्ट करने का किया दावा। यूक्रेन की फौज ने मारियोपोल में आत्मसमर्पण से किया इनकार। रूस ने शाम 5 बजे तक समर्पण के लिए दिया था समय। मारियोपोल में पिछले 2 सप्ताह से लगातार बमबारी जारी है। शहर में करीब 3 लाख लोग फंसे। सुमी केमिकल प्लांट में रूस ने की बमबारी। अमोनिया गैस की रिसाव से अफरा तफरी। सुमी के गवर्नर ने कहा कि संयंत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग तुरंत इलाका छोड़ें। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी विधायकों की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहे। धामी 23 मार्च को दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा चुनाव में खटीमा सीट से हार जाने के बाद सीएम को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आला कमान ने एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंप दी। धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बीजेपी ने गोवा में भी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने एक बार फिर प्रमोद सावंत पर भरोसा जताया है। राज्य में सोमवार को बुलाई गई विधायक दल की बैठक में प्रमोद सावंत के नाम पर मुहर लगी। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि विश्वजीत राणे ने प्रमोद सावंत के नाम का प्रस्ताव रखा और सभी ने इसका समर्थन किया। गोवा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटें जीती हैं और अब पार्टी ने सीएम चेहरे का भी ऐलान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने जोरदार तैयारी की है। बीजेपी की ओर से कार्यकर्ताओं के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन कार्यकर्ता पूरे राज्य में पूजा पाठ करें। समारोह में आने वाले कार्यकर्ताओं से अपनी गाड़ियों में पार्टी का झंडा लगाकर आने को कहा गया है। जिला अध्यक्षों को शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रशासन की ओर से 60,000 से अधिक की भीड़ को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने भी तैयारियों को लेकर वर्चुअल बैठक की।
हर विधायक के साथ संगठन के कार्यकर्ताओं के अलावा उनके परिवार के सदस्य और समर्थन भी होंगे। एन बीरेन सिंह ने सोमवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मणिपुर के राज्यपाल ने राजभवन में आयोजित समारोह में एन बीरेन सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 61 साल के बीरेन सिंह लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में बीरेन सिंह के साथ उनके मंत्रिमंडल के 5 सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई। पंजाब सरकार में सोमवार को मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पास गृह मंत्रालय रखा है, वहीं हरपाल चीमा को राज्य के वित्त मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। वो अब पंजाब का बजट पेश करेंगे। इसके अलावा अहम शिक्षा मंत्रालय मीत हायर के पास रहेगा। डॉक्टर विजय सिंगला को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरजोत बैंस कानून और पर्यटन मंत्री होंगे। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर होंगी। पंजाब की राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी के 5 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया। उम्मीदवारों में पंजाब के सह इंचार्ज राघव चड्ढा, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अशोक मित्तल, लुधियाना के कारोबारी संजीव अरोड़ा और दिल्ली IIT के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप पाठक का नाम शामिल है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने नामांकन दाखिल कर दिया। आसनसोल में जीत के लिए शत्रुघ्न सिन्हा लगातार प्रचार कर रहे हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। उधर बीजेपी लगातार शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें बाहरी बता रही है, जिसके जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जब पीएम मोदी गुजरात से आकर वाराणसी में चुनाव लड़ सकते हैं तो वो आसनसोल से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं। अगर मैं बाहर का हूं तो अपने बीजेपी के फ्रेंड्स लोग बताएं तो बड़ी कृपा होगी उनकी कि मोदी जी क्या है। मोदी जी बनारस से फाइट करें तो इनसाइडर है। वो गुजरात छोड़ के बनारस से सांसद, काशी से सांसद बनते हैं तो वो इनसाइडर है। हम अपने आसनसोल में बंगाल को इतना प्यार करते हुए, बंगाल के साथ हमने वफादारी निभाते हुए मैं आऊं यहाँ पे, वो भी ममता जी के नेतृत्व में, तो हम आउटसाइडर हो गए। वाह। बिहार में जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा मौत भागलपुर जिले में हुई। होली के 2 दिन पहले यहीं पर जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हुई। एक हफ्ते में भागलपुर में जहरीली शराब से 33 लोगों की मौत हुई है। वहीं बांका में 13 और मधेपुरा में 4 लोगों की मौत हुई है। बिहार में जहरीली शराब से मौतों पर सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी की ओर से कहा गया है कि जहरीली शराब से हो रही मौतों की जिम्मेदार नीतीश सरकार है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नीतीश सरकार शराबबंदी को लागू करा पाने में नाकाम रही है। वहीं बीजेपी नेता अजीत चौधरी ने कहा है कि जैसे नदी की धार को बहने से नहीं रोका जा सकता, ठीक वैसे ही बिहार में शराब पीने से नहीं रोका जा सकता। 50 से अधिक आदमियों की मौत हुई है और एक नहीं मैंने 1 से अधिक जिलों में से खबर आ रही है। ये स्तब्ध करने वाली घटना है। मतलब इस तरह से तो बिहार में कभी नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है जहरीली शराब पीने के कारण जो है मर जाएं। ये साबित हो रहा है, आप इसको पूर्ण रूपेण बंद नहीं कर सकते।